लेसन में हम बात कर रहे थे इरिगेशन के बारे में कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी इसकी विधियां होती है, उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके थे। इसके बाद में जो लेसन नंबर जो 4 आता है वो आता है वीड, मतलब खरपतवार। जो लेसन है लेसन नंबर 4, इसके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। पहली बात तो ये है कि खरपतवार शब्द का जो प्रयोग किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था? एक वैज्ञानिक था जेन्थ्रो टूल। कौन से थे? जेन्थ्रो टूल नामक एक वैज्ञानिक था जिसने खरपतवार शब्द मतलब वीड शब्द का उसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसने जेन्थ्रो टूल ने। इसीलिए जेन्थ्रो टूल को क्या कहते हैं? खरपतवारों का हम पितामह भी कहते हैं। किसे कहते हैं? जेन्थ्रो टूल को। अब इस जेन्थ्रो टूल के अनुसार अगर देखें हम कि खरपतवारों की परिभाषा क्या होती है, तो इनके अनुसार खरपतवार वे अनिश्चित पौधे होते हैं जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है बल्कि वो स्वतः ही उगाते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी थी? अपने जेन्थ्रो टूल की। अगर देखिए हम डॉक्टर बिल के अनुसार तो खरपतवार वे पौधे होते हैं जहां उनको नहीं उगना चाहिए और वहां क्या होते हैं? वो उगे आते हैं। तो क्या है? खरपतवार कहलाते हैं। जैसे मान लो कई बार होता है कि आप क्लास यहाँ लगनी चाहिए फिर भी आप क्लास यहाँ लग जाती है तो क्या होगी? वो खरपतवार बन जाते हैं। तो जेन्थ्रो टूल और डॉक्टर बिल के अनुसार क्या दोनों की क्या अलग अलग क्या दोनों की परिभाषा थी। अब सर्वाधिक जो अपने वीड नाशी होती है, जो खरपतवार नाशी होती है, इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं किसमें? धान की फसल में करते हैं। किसमें करते हैं? धान की फसल में। मतलब खरपतवार नाशी का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं किसमें? धान की फसल में करते हैं। किसमें करते हैं? धान की फसल में। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सर्वाधिक जो वीड नाशी होती है, जो खरपतवार नाशी होती है, शाक नाशी होती है, इसका प्रयोग करने वाला राज्य है अपना पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। और विश्व में सबसे अधिक जो शाकनाशी का जो प्रयोग करने वाला जो देश है वो है जापान। जापान लगभग 5 केजी, कितना केजी? 5 केजी प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का उपयोग करता है। और भारत में सर्वाधिक जो प्रयोग होने वाला जो शाकनाशी है वो है शाकनाशी कौन सा? आइसोप्रोट्यूरान। कौन सा है? आइसोप्रोट्यूरान। और उसके बाद में आता है कौन सा? ब्यूटाक्लोर। तो अब देखते हैं खरपतवारों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इन खरपतवारों में कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिनके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे कि खरपतवारों में कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिन्हें कारण विशेषता होती है। जैसे खरपतवारों की विशेषता की बात करूं मैं तो पहली विशेषता आती है बीज उत्पादन अधिक होना। दूसरी आती है अधिक गहरी जड़ें होना। तीसरी आती है बीजों की अधिक जीवन क्षमता। और चौथी विशेषता आती है फसल व खरपतवार बीजों में समानता। और पांचवी है शीघ्र प्रकीर्णन। और छठी विशेषता आती है वानस्पतिक प्रजनन। अब देखते हैं विशेषताएं, क्योंकि एग्जाम में कई बार बोर्ड एग्जाम प्रश्न पूछता है कि खरपतवारों की 5 विशेषताएं बताइए। तो आपको कैसे बताना है कि बीज उत्पादन अधिक होना। अब इसके बारे में आपको बताना आगे कि कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिनमें प्रति पौधा बीजों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे बात करूं मैं जंगली चौलाई की तो प्रति पौधा जंगली चौलाई में लगभग 1,96,000 बीज पाए जाते हैं। ऐसे ही बात करूं मैं मकोई की तो लगभग 1,75,000 बीज प्रति पौधा होते हैं उसमें। ऐसे ही बात करें हम बथुआ की तो बथुआ में लगभग प्रति पौधा कितने? लगभग 72,000 बीज पाए जाते हैं। ऐसे ही बात करें किसकी हम? अमरवेल की, कितने होते हैं? लगभग 16,000 बीज प्रति पौधा उत्पादन होता है। तो पशुओं के बजाय इन खरपतवारों का जो बीज क्या होता है? अधिक उत्पन्न होता है। अगर बीज अधिक उत्पन्न हो रहा है तो ये अधिक फैलाव करते हैं। एक होगी विशेषता कौन सी? बीज उत्पादन अधिक होना। दूसरी आती है अधिक गहरी जड़ें होना। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें फसलों से भी अधिक क्या होती है? गहरी होती है। जैसे बात करूं मैं जवासा, हिरणखुरी, इन खरपतवारों की जड़ें होती है लगभग 2 से 4 मीटर तक। कितना? 2 से 4 मीटर तक मृदा में गहराई तक जाती है। और गहराई में जाकर के मृदा से क्या करती है? पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती है। ये तो होगी इसकी 2 विशेषताएं, अधिक गहरी जड़ें होना।
इसके बाद में आता है तीसरी कौन सी, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता फसल के बीज होते हैं उनकी जो क्या होती है, अधिक होती है। मतलब इनके बीज मृदा में कई साल पड़े रहने के बाद भी क्या करते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। ये हो गई विशेषता कौन सी, इसकी तीसरी विशेषता। इसके बाद में विशेषता नंबर 4 आती है, फसल व खरपतवार बीजों में समानता। मतलब खरपतवारों के बीज और फसल के बीजों में गुणों में, आकार में, रंग रूप में इतनी समानता होती है कि उनको पहचान पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे सरसों और सत्यानाशी के बीज आपस में इतना मिलते हैं कि उनको पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है। ऐसी आती है विशेषता नंबर 5वीं कौन सी, शीघ्र प्रकीर्ण। मतलब खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो फसल के बीजों से इतने हल्के होते हैं कि वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र कर लेते हैं, प्रकीर्ण कर लेते हैं। ये होगी विशेषता नंबर कौन सी, इसकी 5। विशेषता नंबर 6 आती है वानस्पतिक प्रजनन। कौन सी आती है, वानस्पतिक प्रजनन। मतलब कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो उनको अगर हम बीज बनने से पहले नष्ट कर देते हैं तो वो अपनी वानस्पतिक भागों से अपना प्रजनन कर लेते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये तो होगी इसकी खरपतवारों की विशेषताएं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि खरपतवारों की 5 विशेषताएं बताइए या विस्तार से समझाइए, तो आप इसे आसानी से समझा सकते हैं। जैसे खरपतवारों की विशेषताएं, बीज उत्पादन अधिक होना, फिर आती है अधिक गहरी जड़ें होना, तीसरी आती है बीजों की अधिक जीवन क्षमता, चौथी आती है फसल व खरपतवार बीजों में समानता, पांचवी आती है शीघ्र प्रकीर्ण और छठी आती है वानस्पतिक प्रजनन। तो ये तो होगी खरपतवारों की विशेषताएं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि खरपतवार शब्द का जो प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर जेंत्रो टूल ने किया था। इसीलिए खरपतवारों का पितामह किसे कहते हैं, वैज्ञानिक जेंत्रो टूल को ही कहते हैं। और फिर हम देखा इसके अनुसार इसकी खरपतवारों की परिभाषा। ये खरपतवार वे अनिश्चित पौधे होते हैं जिन्हें किसान खेत में बुआई नहीं करता है बल्कि स्वतः ही उगाते हैं। क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। इसके बाद में देखते हैं, ये तो होगी विशेषताएं। अब विशेषताओं के बाद में हम देखते हैं खरपतवारों से हानियां कौन कौन सी होती है, हानियां कौन कौन सी है और लाभ भी कौन कौन से होते हैं। हालांकि हानि नहीं होती, हमें लाभ भी होता है। तो खरपतवारों से देखते हैं हानियां कौन कौन सी होती है। तो पहली हानि है कि फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी कर देते हैं। इसमें करते हैं फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। मतलब किस प्रकार खरपतवार फसल के गुणों में कमी नहीं करते हैं बल्कि जो फसल से हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनमें भी क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। जैसे उनके स्वाद में क्या करते हैं, उसमें कमी कर देते हैं। जैसे मान लो कि अपने सरसों के बीज होते हैं उनमें अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जहरीला प्रभाव होता है। रोग कौन सा होता है, ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में दूसरी हानि आती है मृदा की नमी में कमी। मतलब खरपतवार मृदा में पोषक तत्व और किसके लिए, पानी के लिए क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। और प्रतिस्पर्धा करने के बाद में जो नमी फसल के लिए थी उस नमी को क्या करते हैं, खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और मृदा में क्या करते हैं, नमी की कमी कर देते हैं। तीसरी जो हानि होती है, हमें खरपतवार कीट रोगों को शरण देते हैं, कीट रोगों को शरण देते हैं। सीधी सी बात यही है कि फसलों में जो हमारे कीट लगते हैं, जैसे बात करूं मैं कि मक्का में लगने वाला जो डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है, कौन सा होता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। इससे जो कीट है, ये कीट कांस नामक जो कीट होता है, कौन सा होता है, कांस, सेकेरम जो होता है कांस नामक खरपतवार पर शरण लेते हैं। तो अगर कांस खरपतवार नहीं होगा तो ये कीट क्या होंगे, अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे और बीट फैलेगा भी नहीं। ऐसे ही जैसे बाजरे में होता है अर्गट रोग,
तो अर्गट रोग का जो कवक होता है, जो कीट होता है, वो क्या करता है, अंजन घास पर शरण लेता है। इसी प्रकार खरपतवार कीट रोग के देते हैं, हमें शरण देते हैं। चौथी हानि होती है भूमि के मूल्य में कमी। मतलब खरपतवार मृदा की उत्पादकता में क्या करते हैं, कमी करते हैं, जिससे भूमि का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमें उत्पादन भी प्राप्त नहीं होता है। पांचवी इसकी हानि आती है फसल उत्पादन पर प्रभाव। मतलब खरपतवार अगर फसल के साथ में अंकुरित हो जाते हैं और फसल के साथ ही बढ़वार करते हैं, फसल के साथ ही पानी पीते हैं, फसल के साथ ही वो तत्वों को ग्रहण करते हैं, तो सीधी सी बात यही है कि जो फसल से हमें जो उत्पादन प्राप्त होता है, उस उत्पादन में लगभग 30 से लेकर के 35% उपज क्या करते हैं, वो कमी कर देते हैं। तो ये तो होगी खरपतवारों से होने वाली हानियां। एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि खरपतवारों से होने वाली कोई 5 हानियों को विस्तार से समझाइए, तो आप उसको आसानी से समझा सकते हैं कि हमें खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती है। वैसे तो बहुत सी हानियां होती है, लेकिन आपको 5 हानियों के बारे में आपको विस्तार से बताना है कि फसल उत्पादों की गुणवत्ता में क्या करते हैं, वो कमी कर देते हैं। एक हानि ये हो गई। दूसरी हानि है मृदा की नमी में कमी कर देते हैं। तीसरी हानि है खरपतवार कीट रोगों को शरण देते हैं। चौथी हानि है कि भूमि के मूल्य में क्या करते हैं, वो कमी कर देते हैं। पांचवी हानि है फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो इनके बारे में आप आसानी से बता सकते हो कि हमें खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि खरपतवारों से लाभ, मतलब खरपतवारों से हानियां होती है तो इनसे हमें लाभ भी होता है। तो खरपतवारों से होने वाले कोई 5 लाभ बताइए। ठीक है ना, तो 5 लाभ हम देखते हैं कि मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। अब देखो किस प्रकार सहायक होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे दूब घास है जो मृदा पे क्या होती है, वो फैली जाती है, तो खरपतवारों की जो जड़ें होती है वो मृदा के ऊपर क्या होती है, फैल जाती है, जिससे वायु के माध्यम से होने वाला शरण और जल के माध्यम से होने वाला शरण उसमें नहीं होता है। क्योंकि खरपतवारों की जो जड़ें होती है वो मृदा को आपस में क्या होती है, जकड़े रखती है, जिससे क्या होता है, वायु के माध्यम से और जल में क्या होता है, शरण नहीं होता है। तो वो तो कौन हो गया, मृदा संरक्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसमें, मृदा के संरक्षण में। मतलब मृदा में जो पिंड होते हैं या कण होते हैं, तो खरपतवारों की जड़ें उनको क्या होती है, आपस में बांधे रखने क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद में आता है कि चारे के रूप में खरपतवारों का प्रयोग। इसके रूप में, चारे के रूप में। अब कई खरपतवार ऐसा जैसे सेंजी है, सत्यानाशी है। अब ये खरपतवार चारे के रूप में भी उपयोग होते हैं, तो उनका चारा भी क्या होता है, पौष्टिक होता है। दूब घास वगैरह उपयोग करते हैं, पशुओं खिलाने में करते हैं। बथुआ का प्रयोग हम पशुओं खिलाने में करते हैं। ऐसे ही चौथा लाभ होता है जैविक कीट रोग नियंत्रण में। अब जैसे बात करूं मैं, जो हुलहुल खरपतवार होता है, किलओम विस्कोसा, कौन सा होता है, किलओम विस्कोसा होता है हुलहुल। कौन सा खरपतवार है, हुलहुल खरपतवार, हुलहुल। इसका बॉटनिकल नेम है किलओम विस्कोसा, किलओम विस्कोसा। तो इस खरपतवार की जड़ों में क्या होती है, तीक्ष्ण गंध निकलती है, तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिससे इसका उपयोग किसमें करते हैं, हम जैविक कीट रोग नियंत्रण में करते हैं। इसके बाद में जो 5वां लाभ आता है मृदा सुधारक में। मतलब कई खरपतवार ऐसे होते हैं, जैसे सेंजी वगैरह होता है, तो इनकी जड़ों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले क्या होते हैं, जीवाणु भी पाए जाते हैं, जो मृदा में क्या करते हैं, वर्ष संचार को बढ़ाते हैं और इसका जो उत्पादकता है उसको भी बढ़ाते हैं। तो क्या वो सुधारक में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और कई खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो सारे मृदा सुधारने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये तो क्या हो गए इन खरपतवारों के लाभ। मृदा संरक्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, चारे के रूप में खरपतवारों का प्रयोग करते हैं, और जैविक कीट रोग नियंत्रण में भी हम प्रयोग करते हैं। मृदा सुधारक में क्या होते हैं, सहायक होते हैं।
अगर प्रश्न पूछता है एग्जाम में खरपतवारों से होने वाली कुल 3 हानियां व 3 लाभ बताइए, तो आप आसानी से इनके बारे में बता सकते हो। इसके आगे हम देखते हैं कि खरपतवारों का विस्तार किस प्रकार होता है, मतलब खरपतवार किस प्रकार से आगे फैलते हैं, अपनी वृद्धि किस प्रकार करते हैं, और कौन कौन साधन ऐसे हैं जिनके माध्यम से वो वृद्धि करते हैं। जैसे बात करूं मैं कि वायु के माध्यम से, कि खरपतवार वायु के माध्यम से किस प्रकार विस्तार करते हैं, जल द्वारा किस प्रकार विस्तार करते हैं, मानव द्वारा किस प्रकार विस्तार करते हैं, खाद द्वारा किस प्रकार वो विस्तार करते हैं, पशुओं व चिड़ियों के माध्यम से किस प्रकार वो विस्तार करते हैं। तो देखते हैं कि वायु के द्वारा वो किस प्रकार विस्तार करते हैं। खरपतवारों का विस्तार पढ़ रहे हैं हम कि किस प्रकार वो आगे से आगे फैलते हैं। तो वायु के माध्यम से, जैसे मान लो कि कई खरपतवारों के बीज, जैसे आक होता है, इनके बीज आकार में और वजन में इतने हल्के होते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं और अपना विस्तार कर लेते हैं। इसके बाद में आता है जल के माध्यम से। अब जैसे जलीय तत्व होता है, जलकुंभ भी होता है, तो जलीय जो खरपतवार होते हैं नदियों के किनारे या नहर के किनारे होते हैं, तो जैसे ही इनके बीज कहां गिरते हैं, जल में गिरते हैं, और जल के साथ बह करके वो दूसरे खेत तक पहुंचे जाते हैं और अपना विस्तार कर लेते हैं। इसके बाद में आता है मानव के द्वारा। अब मानव क्या करता है, खरपतवारों का विस्तार करता है। जैसे मान लो किसी खेत में से मिट्टी को उठा करके किसी दूसरे खेत में डालता है, तो उस खेत के खरपतवार क्या होते हैं, उस खेत तक पहुंचे जाते हैं। या यंत्रीकरण के माध्यम से, जैसे मान लो कोई सा भी यंत्र है या मशीन है, ये दूसरे खेत में चल रहा होता है, और वहां के जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, अपने खेत तक पहुंचे जाते हैं, अगर उसकी हम सफाई नहीं करते हैं तो मन क्या करता है, खरपतवारों का विस्तार करता है। इसके बाद में आता है खाद के द्वारा। अगर हम जो खाद का हम उपयोग कर रहे हैं खेत में डालने के लिए, अगर वो कच्ची खाद होती है, तो कच्ची खाद में जो खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो उसमें वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं जैसे वो पहले थे। तो आपको पता है कि इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे बथुआ होता है, उसकी 20 वर्षों तक उसके बीज खराब नहीं होते हैं, और फिर क्या होते हैं, बाद में वो अंकुरित हो जाते हैं। इसके बाद में आता है कि पशुओं व चिड़ियों द्वारा, जैसे मान लो कि कोई सा भी पशु है या चिड़िया होती है, जैसे ही वो खरपतवारों के बीजों को ग्रहण करते हैं और इन बीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद में जैसे ही अपनी वो विष्ठा का परित्याग करते हैं, क्या करते हैं, विष्ठा का परित्याग करते हैं, और खरपतवार वो विस्तार करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, खरपतवारों की विस्तार की विधियां। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि खरपतवारों की विस्तार की विधियां कौन कौन सी होती है, तो आप बता सकते हो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, मानव द्वारा, खाद द्वारा, पशुओं व चिड़ियों के द्वारा। ये क्या इसकी 5 विधियां है जिससे क्या होते हैं, खरपतवारों का विस्तार होता है। इसके बारे में आप आसानी से बता सकते हो कि खरपतवारों का विस्तार होता है 5 विधियों के माध्यम से, मानव द्वारा, जल द्वारा, खाद द्वारा, पशुओं व चिड़ियों के माध्यम से। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे हम कि खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, एक तो होता है खरपतवारों का निरोधी उपाय, देखते हैं इसमें, एक तो होता है निरोधी उपाय और एक होता है उन्मूलन। उन्मूलन देखो दोनों समझते हैं इसमें, निरोधी उपाय और उन्मूलन। अगर प्रश्न पूछिए कि खरपतवारों के निरोधी उपाय से आप क्या समझते हो या खरपतवारों के उन्मूलन से आप क्या समझते हो, निरोधी उपाय का अर्थ है कि खरपतवारों का नए क्षेत्र में फैलाव और विस्तार को रोकना। कैसा उपाय है, वो तो हो गया निरोधी उपाय। मतलब जो खरपतवार किसी एक खेत से दूसरे खेत में फैल रहे होते हैं, मान लो कोई भी नया खेत है और उस नए खेत में खरपतवार फैल रहे होते हैं, तो उनको रोकना क्या कहलाएगा, निरोधी उपाय कहलाता है। और एक होता है उन्मूलन, मतलब खरपतवारों को संपूर्ण रूप से जहां थे वहीं नष्ट कर देना, वो कैसा उपाय है, उन्मूलन। अब देखते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं।
तो सिद्धांत पहला देखते हैं, खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान। खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान। सिद्धांत नंबर फर्स्ट है खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान। तो ये ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे मान लो कि कई रेगिस्तानी जो खरपतवार हैं उनमें अगर पानी भर दे हम तो वो सौते क्या हो जाएंगे, खरपतवार नियंत्रण की सिद्धांत। पहला कौन सा हुआ, खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान। पता हो गया कि रेगिस्तानी जो खरपतवार है वहां अगर हम पानी भर देंगे तो सौते ही वो नष्ट हो जाएंगे। अगर मान लो कि जलीय खरपतवार है और वहां से हम जल को बाहर निकाल देते हैं, जल का निकास कर देते हैं, तो वो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। एक हो गया में खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान। सिद्धांत नंबर दूसरा है इसका खरपतवारों की जीवन चक्र का ज्ञान। खरपतवारों की जीवन चक्र का ज्ञान। जीवन चक्र का ज्ञान जो किस प्रकार होता है कि खरपतवारों का जीवन चक्र किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ये खरपतवार 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय है और किसके माध्यम से ये खरपतवार वृद्धि करता है। जैसे बाथरूम में कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो केवल 1 वर्ष में अपना बीज उत्पादन करते हैं या बीज के माध्यम से करते हैं, वो प्रजनन करते हैं। जैसे प्याजी है, कृष्ण नील है, ये ऐसे खरपतवार हैं जो केवल बीज के माध्यम से ही फैलते हैं। अगर इन खरपतवारों को हम बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दे तो हम उसको आसानी से नष्ट कर सकते हैं, उनकी हम रोकथाम कर सकते हैं। या कई तरह से मालूम होता है ये क्या करता है, ट्यूबर्स के माध्यम से वृद्धि करता है, प्रजनन के समय वृद्धि करता है, तो हम उनको खेत की जुताई करके उसे खुला छोड़ दे तो भी उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया खरपतवारों के जीवन चक्र का ज्ञान। सिद्धांत कौन सा हुआ, दूसरा सिद्धांत हो गया कि अगर हमें उनके जीवन चक्र के बारे में मालूम है कि ये 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय है, या जो बीज उत्पन्न होने वाले होते हैं या ट्यूबर के माध्यम से उत्पन्न होने वाले होते हैं। मान लो कि बीज से माध्यम से उत्पन्न होते हैं तो बीज बनने से नष्ट कर देंगे, अगर ट्यूबर से होते हैं तो जुताई करके खुला छोड़ देंगे। इसके बाद में आता है सुषुप्त अवस्था का ज्ञान। सिद्धांत नंबर तीसरा आता है सुषुप्त अवस्था का ज्ञान। अब कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीज लगभग 20 वर्ष तक पड़े रहने के बाद भी क्या होते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, जैसे बथुआ के बीज होते हैं। और गेहूं के बीज क्या होते हैं, जल्दी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो खरपतवारों की बीजों के सुप्त अवस्था के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सिद्धांत नंबर 3 कौन सा हो गया, सुषुप्त अवस्था का ज्ञान। सिद्धांत नंबर 4, सिद्धांत नंबर 4 है खरपतवारों की सहनशीलता। खरपतवारों की सहनशीलता। अब सिद्धांत नंबर 4 है खरपतवारों की सहनशीलता, मतलब किस प्रकार की उनकी सहनशीलता है और वो किसके माध्यम से करते हैं, वो अपना जीवन व्यापन करते हैं या किसके माध्यम से वो नष्ट होते हैं। जैसे बताऊं आपको मैं, जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो 2,4-D क्या है, खरपतवारनाशी है, उससे क्या होते हैं, नष्ट होते हैं।
और जो सक्रिय पत्तीवार जो खरपतवार होते हैं वो आइसोप्रोटूरान, इससे आइसोप्रोटूरान जो क्या आती है खरपतवार नाशी आती है, उनसे क्या होते हैं नष्ट होते हैं। तो इनकी जो सहनशीलता के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ये चोटी पत्तीवार किससे होते हैं, टूकोड से। जो सक्रिय पत्तीवार जो वीड होते हैं किससे होते हैं, वो आइसोप्रोटूरान से क्या होते हैं नष्ट होते हैं। सिद्धांत नंबर जो 5वां है इसका, जनन की विधियों का ज्ञान। जनन विधियां, जनन की विधियों का ज्ञान हमें होना चाहिए। मतलब खरपतवार किसके माध्यम से जनन करते हैं, जैसे मान लो कि बीजों के माध्यम से करते हैं या जड़ों के माध्यम से करते हैं या ट्यूबर के माध्यम से करते हैं। तो जो खरपतवार जनन करते हैं उनकी विधियों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, किस प्रकार ये फैलते हैं। तो ये हो गए इसके 5 सिद्धांत। खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान, दूसरे सिद्धांत हुआ खरपतवारों के जीवन चक्र का ज्ञान, सुषुप्त अवस्था का ज्ञान, खरपतवारों की सहनशीलता का ज्ञान और जनन विधियों का ज्ञान। ये क्या है, 5 सिद्धांत है जो बारी बारी से कई बार एग्जाम बोर्ड एग्जाम पूछता है कि खरपतवार नियंत्रण के कोई 5 सिद्धांत बताइए। तो सिद्धांत 5 हो गए, खरपतवार की प्रकृति का ज्ञान, खरपतवार के जीवन चक्र का ज्ञान, सुषुप्त अवस्था का ज्ञान और खरपतवारों की सहनशीलता का ज्ञान, जनन की विधियों का हमें ज्ञान। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।